हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज जो सीधे सीधे हर बार आपके एग्जाम में छपते हैं और ये सब आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, एहसास रहे इस बात का कि आता एग्जाम में वही है जो टारगेट सेमेस्टर या टारगेट गुरुकुल ऐप के सारथी बैच में पढ़ाया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि अगर आपने अभी तक सारथी बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप सारथी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तभी आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का लेक्चर देख रहे हैं। तो आप बीकॉम 5th सेमेस्टर का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर। उसका ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और एक और काम कर लीजिए दोस्तों, अक्सर जब आप बीकॉम की पढ़ाई करते हैं या जब आप क्लास 12 कॉमर्स पास करते हैं तो आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन व्हाट आफ्टर बीकॉम, व्हाट विथ बीकॉम, बीकॉम के साथ और बीकॉम के बाद क्या करने वाले हो तुम, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास करियर में। और आप वहां पे खामोश रहते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो अब मौका है उन्हें जवाब देने का, और ये मौका और ये ज्ञान जवाब देने का आपके पास कैसे आएगा। तो आपके लिए मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, द अमृत पाठशाला। द अमृत पाठशाला, इस चैनल को अभी जाइए तुरंत और सब्सक्राइब करिए फॉर एवरी काइंड ऑफ करियर गाइडेंस एंड करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यू विल गेट एवरीथिंग हियर, दैट इज द अमृत पाठशाला। हर एक चीज जो आपके करियर से संबंधित होगी, जहां आप अपना करियर बना सकते हैं, जहां एक अमीर इंसान आप बन सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास उनका करियर बनाने के लिए, और तमाम सारी चीजें मैं इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको 3-4 वीडियोस भी मिलेंगे, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे द अमृत पाठशाला तो सबसे पहला जो चैनल मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करना है, आप सोच रहे होंगे सर क्यों बार बार प्रमोशन करते हैं। सब्सक्राइब कर लिए, टारगेट सेमेस्टर भी सब्सक्राइब करवा लिए, टारगेट गुरुकुल भी करवा लिए, अब द अमृत पाठशाला भी करवाना है, लखनऊ गुरुकुल भी करवाना है। क्यों, इसमें मेरा तो बेनिफिट है, निश्चित है। आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब चैनल बनता है, मोनेटाइज होता है तो सबका बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका है। दुनिया भर में तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं आपको गुमराह करने के लिए, आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए। और आप सभी को पता है, सबको पता है मन ही मन कि अगर मुझे कामयाब बनना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, और उस इन्फॉर्मेशन के लिए तमाम चैनल्स बनाए गए। तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए, द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, फिर आइए और इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, ताकि जो आगे की वीडियोस अमृत पाठशाला पे पढ़ने वाली है वो सारी वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उसको देखें, आपका नॉलेज इनहेंस हो। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंपनी फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। संसद के विशेष अधिनियम के विधान द्वारा गठित कंपनी को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ना स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूट शब्द से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है, स्टैट्यूट। और स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ। दैट मीन्स द कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय द स्पेशल लॉ, द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो इसका एग्जांपल है आरबीआई, जो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से बनाई गई थी। इसका एग्जांपल है सेबी, जो सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से बनाई गई थी। इसका एग्जांपल है एलआईसी, जो एलआईसी एक्ट 1956 के माध्यम से बनाई गई थी। इसका एग्जांपल है एसबीआई, जो एसबीआई एक्ट 1955 के माध्यम से बनाई गई थी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी यानी वैधानिक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको संसद के किसी विशेष विधान के द्वारा, किसी विशेष कानून के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। What is the minimum paid up capital of a public company? सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम आवश्यक चूकता पूंजी क्या है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो शुरू में उसमें ऐसा प्रोविजन था कि अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है या प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो उसका कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल था। अब ये अबॉलिश हो चुका है, अब इसको हटा दिया गया है कंपनीज एक्ट से। लेकिन जब आया था कंपनीज एक्ट तब ये था कि अगर आप कोई पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। कितने का, 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, तब आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन आज ऐसा कोई लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता है। आज क्या कहा गया है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलना है
तो आपके पास कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, बस यही काफी है और आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। ऐसा कोई पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट अब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी? सॉरी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी नहीं होगा। पब्लिक कंपनी हमने ऊपर देख लिया ना, इसका होगा प्राइवेट कंपनी। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिए कितना है? तो वो है 1 लाख। हाँ सॉरी, है नहीं, पहले कंपनी जब 2013 जब नया नया आया था तो ऐसा कहा गया था कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, और अगर आपको पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी खोलनी है तो आपका कम से कम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यानी न्यूनतम चूकता पूंजी आपकी 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख था और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? निजी कंपनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम आपके पास 2 मेंबर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 मेंबर्स इफ यू वांट टू ओपन अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन वहीं अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। यानी एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए 7 मेंबर्स की आवश्यकता है और एक निजी कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और पूछा था एग्जाम में कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, और 1 पर्सन कंपनी में भी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। क्या 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा, नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और विशेष प्रस्ताव पारित करके आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी किसी भी कंपनी में, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, आप रख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? ये तो हो ही गया। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, एक निजी कंपनी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती भाई? तो एक प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। कुछ लोग कहेंगे सर प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है क्या? बिल्कुल भाई, प्राइवेट कंपनी को शेयर इशू करने पे रोक नहीं है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक को शेयर इशू करने पे रोक है। आप प्राइवेट कंपनी है, आप प्राइवेट लोगों से डील करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है, आप पब्लिक से डील कर रहे हैं तो इसकी परमिशन आपके पास नहीं होती है। सो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो केवल और केवल प्राइवेट इंडिविजुअल से डील कर सकती है। वो उनको शेयर इशू करे नो मैटर, उनको डिबेंचर इशू करे नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है? तो वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इंटेंड्स टू गेट रजिस्टर्ड इज नोन एज। पूंजी की राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होने का इरादा रखती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो जिस पूंजी के साथ, जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर होती है उसे हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कंपनी के साथ, जिस पूंजी के साथ, जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं, या उसे हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं, या उसे हम नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं। याद रखिएगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के 3 नाम है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी अपने जिंदगी भर में इशू कर सकती है। हाँ, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसके लिए आपको ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13। ठीक है, हो जाएगा अधिकृत पूंजी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक कंपनी एक कानूनी इकाई है जो अपने सदस्यों से काफी अलग होती है। अ कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर, कंपनी अपना हिस्सा खरीद सकती है। अ शेयर होल्डर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी, शेयरधारक कंपनी का एजेंट है। सेम पर्सन कैन एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एक ही व्यक्ति कंपनी का एजेंट और लेनदार दोनों हो सकता है। अब बताइए, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट कि जो कंपनी होती है, जो आपकी कंपनी होती है वो लीगली कंपनी आपके मेंबर से अलग होती है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो होती है वो लीगली मेंबर से अलग मानी जाती है, उसको डिस्टिंक्ट एंटिटी मिला हुआ है, उसको एक अलग कानूनी पहचान मिली हुई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंपनी कैन इट्स बाई इट्स ओन शेयर। हाँ भाई, बाईबैक होता है कंपनी में, सेक्शन 62 होता है बाईबैक, कंपनी शेयर्स अपना बाईबैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का एजेंट होता है? नहीं भाई, कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का एजेंट नहीं होता है, कंपनी का ओनर होता है। क्या होता है? ओनर होता है। कंपनी का शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर होल्डर इज नॉट एट ऑल एजेंट ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एजेंट होता है, लेकिन जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। शेयरधारक कंपनी का एजेंट नहीं होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है लिमिट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी यहाँ सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित शेयरों के अंकित मूल्य तक सीमित है। दूसरा, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। तीसरा, अ कंपनी इज अ सेपरेट बॉडी कैन sue एंड बी sued इन इट्स ऑन नेम, कंपनी एक अलग निकाय है जो मुकदमा कर सकती है और अपने नाम पर मुकदमा कर भी सकती है। अगला, परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। तो भाई कंपनी के सारे फीचर्स हैं। कंपनी केस भी कर सकती है किसी दूसरे के खिलाफ, कोई दूसरा भी कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसकी मर्जी वो कंपनी में मेंबर बन सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, एज पर सेक्शन 77A क्लॉज सेक्शन 77A सबसेक्शन 1 of Companies Act 1956, a company can buy back its own shares out of, यानी सेक्शन 77A सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है। किस में से? किस रिजर्व में से? ऑप्शंस हैं, रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब ये तो पुरानी बात हो गई भाई, 1956 की बात हो गई। अब हम आ गए सेक्शन 6 कंपनीज एक्ट 2013 में, और सेक्शन 62 डील करता है बाईबैक से। तो ये पूछ रहा था कि बाईबैक कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनी किस किस पैसे से बाईबैक कर सकती है? तो भाई इन सभी से कर सकती है, कर सकती थी। तो रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड आज नहीं कर सकती है। कंपनी जो डिविडेंड के लिए रिजर्व रखी है उससे बाईबैक नहीं कर सकती है। कंपनी को कहा गया बेटा डिविडेंड के लिए पैसा रखे हो, कंपनी जो 2013 में कहा गया है कि बाबू डिविडेंड के लिए पैसा रखे हो, डिविडेंड बांटना, नौटंकी नहीं, इससे बाईबैक मत करना। दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इससे बाईबैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, हाँ इससे भी बाईबैक कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की बात करें या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की बात करें, ये दोनों के दोनों आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्सन के नाम पे होते हैं। क्या होते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, ये सब के सब आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, वही खाता जो आपने पढ़ा था उसका रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको सॉरी जिसको मिलता है उसको डेबिट करो, जिसको जो देता है उसको क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे आपने याद किया होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड, जो एसपीआर होता है प्रतिभूति प्रीमियम खाता, इसका जो पैसा होता है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? तो अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो तो आपको पता होगा बैलेंस शीट में दो मेन हेडिंग्स होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक होता है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नीचे होता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में नीचे होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में नीचे होता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में नीचे होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, यहीं पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाया जाता है। इसके अलावा यहीं पे आपका जनरल रिजर्व भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, बस डेमो के लिए क्वेश्चंस है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा सारथी बैच, और वहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप टॉप कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। और एक चीज़ और, हाँ, दामृत पाठशाला को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और भाई देखो 399 का तो आपका सारथी मिल रहा है, उसमें भी 10% का डिस्काउंट है, 39 रुपीज़ 40 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली डिस्काउंट है, तो लगभग वही 360 रुपये का आपका पड़ा कोर्स। भाई 360 रुपये नहीं आपके पास कोर्स लेने के लिए,
सारे पीडीएफ्स डाल दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट में, और वो भी भर भर के पीडीएफ। इस बार कोई गलती नहीं हुई कोर्स में। हाँ, ये है कि जो आपके पीडीएफ्स हैं उसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं। से आंसर्स कभी कभी नहीं हम लोग यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन के एग्जैक्टली नीचे, लेकिन इस बार जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल नीचे आपको जाके देखना पड़ेगा, इसलिए ताकि बच्चा खुद से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करे। तो ये सारा कुछ किया गया है सारथी बैच में आप सभी के लिए। तो भाई जाइए, फायदा उठाइए, 360 रुपया लगाइए, गुरुकुल 10 का कूपन कोड अप्लाई करिए और सारथी को ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए सेमेस्टर एग्जाम को। देखिए किस तरह से पिछले 4 सेमेस्टर में जैसे आपने सेमेस्टर एग्जाम में रॉक किया है, इस बार भी आप ही रॉक करने वाले हैं। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।